हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो रीड की सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर, तो उसमें मैंने आपको 2015 तक करा दिया था। आज 2017 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे, और फिर कल लास्ट हम 2022 में जो रीड का पेपर हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है, जो बच्चे मेरे से एचटेट के लिए रिगार्डिंग जुड़े हुए हैं, टीजीटी साइंस के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये 3-4 दिन के लिए मतलब मैंने रीड के प्रीवियस ईयर कराए थे। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई साइंस पोर्शन तो वही है ना। तो आप लोगों को भी थोड़ा पता चलेगा कि एमसीक्यू है वो किस किस तरह से बन सकते हैं। तो ये कोई मतलब टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है ना। जो आप लोग बार बार ये बात कर रहे हो, और जैसे ही ये 2 दिन की बात है, फिर मैं दोबारा से अपना एस्टेट का जो साइंस का जो कंटेंट चल रहा था ना, मैं उसको वापस से ले आऊंगी। तो इस बारे में आप बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी आप मतलब निश्चिंत रहें, है ना। तो जब मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कराया है फ्री में, तो क्या मैं अब नहीं कराऊंगी? ठीक है, तो इतना तो यार ट्रस्ट रखा करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये पूछा गया था 121 क्वेश्चन, क्या क्रिस्टे आर फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनल्स। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें क्रिस्टे पाया जाता है? तो जो भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रिस्टे पाया जाता है। क्रिस्टे क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। बस आपको इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? विच इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होते हैं बेटा? जो मतलब जो कीट वगैरह को खा के अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो यूट्रिकुलोरिया जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, यूट्रिकुलेरा इंसेक्टिवोरस है। अब इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं ये मेनली कहाँ पर उगते हैं? बेसिकली वहाँ पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रेट का अभाव बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस जमीन पर ये बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट उगते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ रेड प्लांट इन अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में रेड प्लांट किसको बोला जाता है? तो भाई ये तो सबको पता है, मार्स जो होता है उसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो सरफेस है उसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसकी वजह से ही ये रेड कलर में रेड कलर का दिखता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? ये आयरन का एक और होता है जिसका नाम होता है हेमेटाइट, और ये रस्ट का भी फॉर्मूला होता है। और आपको पता है रस्ट का जो कलर होता है वो ब्राउन रेड होता है, इसलिए जो प्लैनेट होता है हमारा वो रेड होता है, मार्स। उसके बाद फिर आता है डॉट्स। डॉट्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो बताना है कि जो डॉट्स हैं ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है। देखो, डॉट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है जो टीबी मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है उसके लिए डिसाइड की है किसने? डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कि विच फूड ग्रुप इज रिचेस्ट इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो कौन से फूड ग्रुप में पाई जाती है? तो भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है? 9 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम को अगर आप खाते हो तो उससे आपको 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और अगर आप किलो कैलोरी में देखें तो हमें पता है 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 0.009 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब आप देख लो वो फूड ग्रुप देख लो जिसमें फैट होगा, तो डी ऑप्शन होगा, ऑयल एंड फैट्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, सभी में फैट है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ल्यूटिनिंग हार्मोन, यानी जिसको हम एलएच हार्मोन कहते हैं। तो भाई बेसिकली क्या करता है, जो ये हार्मोन होता है ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसका काम ये होता है, तो यही इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच की जो अल्ट्रेशन, मतलब उनके बीच में जो अल्ट्रेशन करने की जो स्ट्रेटजी है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोगेमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेट्रोगेमी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है साइंस की पेडागोजी से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन मेनली कंसर्न विद, मतलब भावात्मक पक्ष जो होता है, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन के पक्ष से संबंधित कौन सा इसमें उद्देश्य होता है? तो भाई जो वैल्यूइंग होता है ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है 129, ये कह रहा है कि कोई भी एक गुड टेस्ट है ना, कोई भी एक उत्तम परीक्षण है, उसकी कौन सी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो आपको पता होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी नहीं है। देखो, कोई भी गुड टेस्ट होता है ना,
उसकी क्या क्या खास बात होनी चाहिए भाई, एक तो वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब विश्वास योग्य होना चाहिए कि जो हम मतलब ये टेस्ट ले रहे हैं किसी बच्चे का, तो उसमें हमें जो उस बच्चे की जांच करनी है क्या ये उसके लिए परफेक्ट है, तो वो रिलायबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचा, प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो प्लानिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। तो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो साफ साफ दिख रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है ये प्रोजेक्टेड टीचिंग एड के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो इंपॉर्टेंस देता है मेंटल कंक्लूजन्स को, मतलब जो हमारे दिमाग से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उसको महत्व देता है। तो भाई लर्निंग बाय डूइंग, जब हम कोई भी चीज़ करके सीखते हैं तो उसमें हम अपनी मेंटल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपनी थिंकिंग का यूज़ करते हैं, अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऐसा मेथड है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हैं, अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हैं, तो उससे ही हमारे मेंटल कंक्लूजन्स निकलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस। साइंस के प्रोडक्ट के अंदर में कौन आता है, तो भाई जो साइंस का प्रोडक्ट है वो क्या होती है, साइंटिफिक लॉ, क्योंकि साइंस में क्या होता है साइंटिफिक लॉज के बारे में पढ़ते हैं। फिर कहता है 133, देखो 133 जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है कि इसको बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, आउट ऑफ द विच फिलोइंग विच इनोवेटिव टीचिंग मेथड कवर ऑल डोमेन, मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी टीचिंग है इनोवेटिव टीचिंग जो टीचिंग के सारे जितने भी डोमेन्स है, चाहे वो अफेक्टिव डोमेन हो चाहे वो कोग्नेटिव डोमेन हो, सभी को ही मतलब वो कोरिलेट करके चलती है। तो भाई इसमें ना सारे ही हैं, तो इसलिए इसको ना बोनस मार्क्स मिला था, और आंसर की में इसका कोई आंसर आया भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर है 134 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान आफ्टर डायग्नोस्टिक द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस टीचिंग, यानी जब भी कोई बच्चा साइंस की टीचिंग करता है तो उसको क्या होती है, बहुत सारी लर्निंग डिफिकल्टीज आती है ना। तो ये कह रहा है कि उन लर्निंग डिफिकल्टीज के निदान के बाद में है ना किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो भाई हमें पता है भाई, अगर हमने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया, डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि हमने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया कि उसको किस फेज में डिफिकल्टी आ रही है ना, तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए एक टीचिंग अरेंज करते हैं, रिमेडियल टीचिंग, जिसको हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव बाय पुपिल। मतलब ये कह रहा है कि वो सिस्टमैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, चार ऑप्शन में से कौन सा वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी एक बच्चे ने एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है, शिक्षण के जो उद्देश्य है, उसको किस सीमा तक अचीव कर लिया है। तो भाई वो किस में होता है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में, है ना। मूल्यांकन में हम यही तो पता लगाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डिफाइनिंग एक्शन वर्ब इज रिलेटेड टू विच बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, मतलब हम किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो एक्शन वर्ब है हमारा, ये हमारे किस बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो भाई ये अफेक्टिव में आता है, साइकोमोटर में आता है, कोग्नेटिव में आता है, फिर अफेक्टिव साइकोमोटर दोनों में आता है। तो भाई हम डिफाइन करें किसी चीज़ को, हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो हम अपनी कहीं ना कहीं हम मेंटल एक्टिविटी को मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं ना भाई, हम अपनी रीजनिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जहाँ पे भी रीजनिंग की थिंकिंग की बात आती है वो कोग्नेटिव के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोग्नेटिव, सी इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब ये कह रहा है कि ये लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की ये फ्रेम दी हुई है, तो ये कह रहा है कि कौन सी फ्रेम ऐसी है जो टीचिंग लर्निंग कंटेंट से रिलेटेड होती है, तो वो होती है भाई टीचिंग फ्रेम, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद अब आता है 138 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास दिया है 0.75 किलोग्राम दिया है। अब इसको क्या किया जाता है, रूफ से एक स्ट्रिंग के थ्रू हैंग कर दिया जाता है। ये क्या है, एक रूफ है और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसे हैंग कर दिया, इसको लटका दिया, तो ये कह रहा है कि इस स्ट्रिंग के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो, जब ये स्ट्रिंग से लटक रहा है तो इसका मतलब इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ होगा, तो अगर इसका वेट नीचे की तरफ होगा तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और टेंशन भी एक फोर्स होगा। इसका मतलब दोनों जो फोर्स है
कैसे होंगे, वो इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि हमें दोनों फोर्स को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कब होगा, जब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यानी F इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम जी। माइनस एम जी, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना। लेकिन आंसर में हमें नेगेटिव नहीं देखना, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आता है, F इक्वल टू क्या होगा, एम जी। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 0.75। g क्या है हमारा, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 9.8। तो जब हम इसको यहाँ पे सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7.35 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ओसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो देखो मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का कराया था ना, तो मेरा पढ़ाया हुआ काम देखो आपको रीट में भी आ रहा है। तो बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम रीट के लिए आपकी वीडियो देख ले, तो बिल्कुल श्योर होके देख लो, आपका रीट 100% निकल जाएगा। ठीक है, 100% आपका जो रीट का पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद अब आता है हमारा 139, क्या कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम के बारे में यह बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल पेंडुलम में क्या बताया था, सिंपल पेंडुलम में बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें ना कौन सा टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कौन से पॉसिबल नहीं है, देखो हमें पता है कि जो डिग्री आर होता है और डिग्री एफ होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, डिग्री आर इक्वल टू होता है डिग्री एफ प्लस में 449.65, है ना। तो हमारा जो -8 केल्विन है ये भी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो केल्विन जो हमारा थर्मोमीटर होता है, ठीक है, ये एक उष्मागतिक इसको बोला जाता है। और इसमें जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है ना, हमारा केल्विन जो स्केल होता है उसमें जो न्यूनतम टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, तो इसने दे रखा हमें -8 केल्विन, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दूसरा है -8 डिग्री आर, तो 8 डिग्री आर भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं है, सी और डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 जूल किसके बराबर है, आपको ये बताना है। देखो एक जो कैलोरी होती है, एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं, लेकिन इसने पूछा है हमसे जूल का। तो 1 जूल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 कैलोरी। ठीक है, यही तो होगा, 1/4 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू गेट फुल इमेज ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मीटर हाइट। ये कह रहा है कि कोई भी एक प्लेन मिरर है ना, उसमें 2 मीटर हाइट का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमें पूरा उसकी पूरी इमेज हमें देखनी है। तो ये कह रहा है कि उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए मिरर की। ठीक है, तो भाई हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी हमें फुल इमेज देखनी है किसमें, प्लेन मिरर में। ठीक है, तो वस्तु की हाइट से आधी पर अगर वो रखा जाता है आधी हाइट पर, तो हम कहेंगे कि हमें फुल इमेज दिखेगी। अब इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर की हाइट पर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1। यानी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर की मतलब जो मिरर है वो 1 मीटर की हाइट पर होना चाहिए, तो हमें फुल इमेज दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि साउंड ट्रांसमिशन टेक प्लेस एज। मतलब ये कह रहा है कि जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है, जो संचरण होता है, ठीक है, वो बेसिकली किस में होता है। तो देखो अनुदैर्ध्य मतलब जो प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो इसका आंसर होगा। जो साउंड ट्रांसमिट होती है तो उसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो साउंड होती है ये वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, ये वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है। ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस देखो कौन कौन सी होती है, CO2 होती है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है जिसको हम Na बोलते हैं, ठीक है, मीथेन होता है हमारा CH4, ये सारी हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा 145 क्वेश्चन। ये कह रहा है अमोनियम
नाइट्राइड का आपको फॉर्मूला बताना है। अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमारे पास में फॉर्मूला बनाना है, तो अमोनियम का सिंबल होता है NH4+, ठीक है, अमोनियम आयन को लिखते हैं हम NH4+। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है सिंबल और नीचे लिखते हैं हम उसका चार्ज, ठीक है। अब अमोनियम जो होता है, अमोनियम अपने ऊपर चार्ज लेता है प्लस, तो इसका चार्ज कितना हो गया? +1। अब आता है नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है? N3 3 नेगेटिव, मतलब N3 के ऊपर जब 3 नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको बोलते हैं 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, इनको क्रॉस करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे के पास बैलेंस हो जाते हैं। तो NH4 के साथ तो कौन आ गया? 3 आ गया, और N3 के साथ कौन आ गया? 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? NH43N, ठीक है, क्या होगा? NH43N। देखो इसमें है ना, सॉरी, नाइट्राइड जो होता है वो ना, वो N3- होता है, वो 3 नहीं होता, नीचे N3- होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? NH43N। देखो कैसे बनाया मैंने, अमोनियम नाइट्राइड बनाना है, तो अमोनियम आयन होता है वो NH4+ होता है, तो पहले लिखो सिंबल, फिर लिखो इसका चार्ज +1। नाइट्राइड होता है जब N3- होता है, ठीक है, तो N के ऊपर कितना चार्ज है? -3। अब क्या होता है, हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ से NH4 के साथ तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, और N के साथ क्या रहेगा? 1। तो ये क्या बन गया? अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन सा आंसर है इसमें? सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा मोनोमर है जो यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर, जो डैक्रोन, आर्टिफिशियल फाइब्रोन जो डैक्रोन है उसके मोनोमर आपको बताने हैं, कौन से इसके मोनोमर होंगे। तो भाई जो इसमें डैक्रोन में जो मोनोमर होते हैं वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपैथिलिक जो एसिड होता है, ये क्या होते हैं? डैक्रोन के मोनोमर होते हैं। उसके बाद फिर आता है 147, ये कह रहा है एंटा एसिड जो सब्सटेंस जो यूज होता है स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो भाई जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसको रिलीव करने के लिए यूज होता है, क्योंकि एंटा एसिड क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ये क्या होता है? एक माइल्ड बेस होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। उसके बाद फिर आता है कोल का। मैंने आपको कोल का टॉपिक भी देखो करवाया है। ये कह रहा है कि कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप देख रहे हो कि मेरे ही नोट से सीधे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो भाई मैंने आपको क्या बताया था? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, है ना, मतलब पीट से और हम किसकी तरफ जाते हैं? एंथ्रासाइड की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाता है, तो एंथ्रासाइड जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है हमारा 149, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, तो ये इसमें बताना है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो भाई MICR, OCR, OMR, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। इसने पूछा है आउटपुट डिवाइस, तो भाई हमें पता है कि जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है ये क्या होती है? हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो ये मैंने आपको बताया था फंजाई के ऑप्शन में, मैंने आपको बताया था कि जो पेनिसिलिन है इसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। ये एक सबसे पहली एंटीबायोटिक है, ये एक फंजाई से बनाई जाती है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम फंजाई से इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये है 150 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।